today we'll discuss इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंसेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस कर ली थी। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडक्टर और इंडक्टेंसेस, तो वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंसेस। तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कि बेसिकली इंडक्टर क्या होता है और इंडक्टेंस कैसे हम किसी इंडक्टर का कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज है बेसिकली उस इंडक्टर और इंडक्टेंसेस का। कुछ आइडिया है? कोई बताना चाहेगा मुझे व्हाट इज एन इंडक्टर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंडक्टेंस? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कैपेसिटर होता है, उसके उसका पैरामीटर हम निकालते हैं कैपेसिटेंस। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक पैरामीटर है इंडक्टर, और वहां से हम उसका इंडक्टेंस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और एक इंडक्टेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए खास तौर से, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो बेसिकली इंडक्टर के अंदर कैलकुलेट करेंगे और वहीं से हम इंडक्टेंस निकालेंगे। तो एक मैग्नेटिक सर्किट की बात करता हूं मैं, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रही है आई, सॉरी करंट है उसके अंदर आई, और वो करंट आई उस एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो कि एक क्लोज्ड पाथ का फॉर्मेशन रखता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप लोगों ने सुना होगा कई सारे मैग्नेटिक सर्किट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बार लिया, मैंने एक है ना, और इस बार के ऊपर मैंने एक कुछ इस तरीके से टर्न्स मैंने लगा दी। ठीक है, इसके अंदर आई करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। आई करंट एक डायरेक्शन से जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, एंड दैट इज डन थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ वोल्टेज, थ्रू अ करंट, जो भी आप मान सकते हैं उसको। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू मैंने इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स लगा करके एक मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करा। तो उस मैग्नेटिक सर्किट से होगा क्या? देखो लॉजिकली अगर मैं देखूं तो ये एक हाई करंट है ना, करंट का वायर है। और जब करंट का वायर है तो करंट के वायर के या करंट के एलिमेंट की वजह से उसके अंदर क्या होना चाहिए? करंट एलिमेंट की वजह से उसके अंदर यानी उस पूरे सर्किट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी बायो सेवर्ट लॉ से पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायो सेवर्ट लॉ से इन द प्रेजेंस ऑफ अ करंट एलिमेंट, है ना। वे करंट एलिमेंट के अंदर एक आई करंट प्रोपेगेट हो रही है और उस करंट एलिमेंट में की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो भी मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स is basically the magnetic flux density around the surface integration of the magnetic flux density। तो magnetic flux यानी अगर मैं शाई बोलता हूँ और magnetic field को अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास B है, तो अगर मुझे शाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा? around the surface, if I am calculating the surface integration of B dot ds, then I will be able to get the value of the magnetic flux psi। now यहाँ पर मेरे पास अगर केवल एक टर्न होता, फ्लक्स बेसिकली कहाँ से निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा यहाँ से। अगर ये नॉर्थ पोल है फॉर एग्जांपल, ये साउथ पोल है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि साउथ पोल से सारी की सारी फील्ड आ रही है ना, और नॉर्थ पोल से सारी की सारी फील्ड इमर्ज आउट हो रही है ना, कुछ इस डायरेक्शन में। और विद इन दिस बार वी हैव सेवरल फील्ड लाइंस, सेवरल फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी उसके अंदर उसके बाहर अवेलेबल होंगी। ठीक है, कुछ ये मेरे को सर्किट बन करके आएगा फील्ड लाइंस का। नाउ अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है? यहाँ पर मेरा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अगर मैं देखो, अगर मैं इन टर्न्स के बीच की जो स्पेसिंग है ना, ये जो स्पेसिंग है, ये सपोज मैं बोल रहा हूँ, सपोज ये n है ना, ये स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स। तो अगर ये स्पेसिंग बहुत कम कर दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल सर्कुलर लूप है ना भाई? अगर मेरे पास एक ऐसे कई सारे लूप्स रखे हुए हैं, है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे इंडिविजुअल लूप्स हैं? लेकिन ये तब होंगे, ये तब मेरे फायदेमंद होंगे जब मैं इसकी जो स्पेसिंग है n वो बहुत छोटी कर दूंगा। मतलब द लूप विल बी एडजेसेंट। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं, साइड व्यू देखूं, है ना, तो ये लगभग इतनी इतनी स्पेसिंग से मेरे
ये इंडिविजुअली टर्न्स मेरे पास अवेलेबल है। मतलब अगर मैं उस छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूँ, है ना, कुछ ऐसे कर दूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे लगेगा कि ये सारे टर्न्स जो है वो बहुत पास रखे हैं। अगर सारे टर्न्स बहुत पास रखे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पर टर्न इज बेसिकली गिवन बाय दिस। और अगर मैं उस पूरे सर्किट से पास होने वाला फ्लक्स निकालना चाहूँ तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है, इनटू द फ्लक्स पर यूनिट टर्न, है ना। तो अगर मैं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहूँ कि कितना फ्लक्स उस पूरे मैग्नेटिक सर्किट से लिंक्ड है, टोटल फ्लक्स लिंकेज, है ना, तो वो क्या निकालेंगे हम, उसको कैसे निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम कि अगर एक इंडिविजुअल फ्लक्स मेरा शाई गिवन है ना, शाई यानी फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर यूनिट टर्न, है ना, पर टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, इसकी वैल्यू मेरी कितनी है, शाई, ठीक है, ये मेरा ये है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहूँ, मेरे पास, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्न है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 5 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये N की वैल्यू 5 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 5 है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, शाई इंटू N की वैल्यू 5 है, ये टोटल फ्लक्स लिंकेज आएगा उस पूरे मैग्नेटिक सर्किट से लिंक होने के बाद, ठीक है। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स लिंकेज निकाल रहा हूँ तो बेसिकली इसी पैरामीटर के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, इसी पैरामीटर के थ्रू हम लोग एक मैग्नेटिक सर्किट, यानी इस पर्टिकुलर सर्किट का जो इंडक्टर मैंने फॉर्म करा, इस मैग्नेटिक सर्किट का हम क्या निकालेंगे, इंडक्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और इंडक्टेंस निकालने के लिए हम उसकी वैल्यू, उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इंडक्टेंस इज बेसिकली, जो इंडक्टर है मेरा, उसका जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, वो है मेरा टोटल फ्लक्स लिंकेज पर करंट, पर यूनिट करंट, यानी कितनी करंट मैंने लाई थी और कितना मेरे को फ्लक्स लिंकेज मिला। तो N टाइम्स शाई डिवाइड बाई आई, दैट विल बी इंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं L से, ना। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या है, वो है मेरा L इक्वल्स टू N शाई डिवाइड बाई आई, ठीक है। ये मेरा फ्लक्स लिंकेज है, N शाई डिवाइड बाई आई, है ना। N शाई दैट इज टोटल फ्लक्स लिंकेज एंड I इज द करंट। नाउ सी, अगर आपको ध्यान याद हो तो हमने C हमने डिफाइन करा था कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का, है ना। वो क्या था, वो था Q डिवाइड बाई V। उस पूरे कैपेसिटर में ये दो मैग्नेटिक प्लेट है और इन दोनों के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं कुछ पोटेंशियल लगा रहा हूँ V फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया। तो उस पूरी प्लेट पर कितना चार्ज है, वो चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, दैट इज बाय डाइलेक्ट्रिक। तो कितना पोटेंशियल लगाया था, कितना चार्ज उस प्लेट पर जनरेट हुआ या इकट्ठा हुआ, तो Q डिवाइड बाई V, यानी टोटल चार्ज produced because of the V that is separated by a small distance, that is the you can say dielectric material, ठीक है। तो टोटल चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब आप एक इंडक्टर सर्किट देखो, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, ये मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक सर्किट में मैं क्या चीज़ अप्लाई करता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ करंट, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में मुझे करंट गिवन होती है। मतलब करंट की फॉर्म में मैं सारे पैरामीटर्स निकालता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज करंट, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं ऐसे केस में ये देखूं तो मेरे पास टोटल इनपुट पैरामीटर क्या हुआ, इनपुट पैरामीटर हुआ करंट, है ना। तो इनपुट पैरामीटर करंट हुआ, देखो मैंने इनपुट को डिवाइड करा है ना, यहाँ पर मैंने इनपुट क्या था, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए इनपुट क्या था, पोटेंशियल था, तो मैंने उससे डिवाइड करा था, V से मैंने किसी पैरामीटर को डिवाइड करा था। अब ये N शाई और Q ये रिलेटेड कैसे हैं आपस में, ये भी रिलेटेड है किस चीज से, ये Q मेरा क्या है, ये Q है मेरा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट। नाउ सी, दिस इज व्हाट, द टोटल फ्लक्स प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक सर्किट।
टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सर्किट। सर्किट के अंदर क्या चीज है, प्लेट, और यहाँ तो चार्ज हो नहीं सकता, यहाँ तो बाउंड चार्जेस प्रेजेंट है ना। वही करंट, अगर वोल्टेज अगर है तो वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी इसकी वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इस टोटल फ्लक्स की वजह से होगी। और टोटल फ्लक्स कितना है, n शाई। ठीक है, तो जैसे कि हम अब तक डिस्कस करते आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट में वी कैन से कि मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स n l इक्वल्स टू व्हाट, n शाई, यानी टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, दैट इज I। ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल बी दी इंडक्टेंस। यहां तक क्लियर है? यस सर। है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, अब अगर आपको याद हो तो हमने कैपेसिटर, अगर हमने कैपेसिटेंस निकाला था तो हमने वर्क डन निकालना था, एनर्जी निकालना था, है ना। तो वर्क डन या एनर्जी हमने कैसे निकाली थी, याद है किसी को? C इक्वल टू क्यू वी था, ठीक है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी था। तो मैंने ये निकाला था सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, याद है ना। यहाँ पर यस मैंने सर। क्या निकाला था, सी वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे ही ये सेम मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो इसके अंदर होता है वो होता है L के थ्रू। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर होता है W, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दूं तो WM, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी WE, हालांकि WE हम लगाते नहीं है बिकॉज ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए दैट वुड बी डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ L। L इज कैपेसिटेंस, सिमिलर टू कैपेसिटेंस जैसे कि वहां था, है ना। और यहाँ पर इनपुट क्या था, यहाँ पर इनपुट था करंट, यहाँ पर इनपुट क्या था, वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ये मेरा क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, ये इन दी इंडक्टर, इन दी मैग्नेटिक सर्किट या इन दी इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट डिपेंड्स कि मैं यहाँ से क्या चीज़ निकालना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना हो तो मैं क्या करता था, आई सिंपली कैलकुलेट बेसिकली द C by multiplying it with 2 into WE divided by V square. That is equals to what? That is equals to C. Similar to this, I can have another expression of L, that is twice of Wm divided by I square. Now, if I know कि मेरे एक सर्किट के अंदर इतनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है और इतनी करंट मैंने इनपुट पर लगाई थी, तो आई कैन कैलकुलेट कि उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट का इंडक्टेंस कितना है। सिमिलर टू कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे पता है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना, और उसको निकालने के लिए अगर मुझे वो गिवन है और मुझे ये पता है कि मैंने कितना इनपुट वोल्टेज लगाया था, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। तो आसान लग रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक, अब इसके ऊपर बेस्ड दो सर्किट्स हैं इंडक्टर और इंडक्टेंसेस निकालने के लिए। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली हम दो सर्किट्स की बात करते हैं। पहला सर्किट है सोलेनॉइड और दूसरा है टोरॉइड। पहला है सोलेनॉइड और दूसरा है टोरॉइड। बेसिकली जब मैं कभी भी मैग्नेटिक सर्किट बनाता हूँ तो मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक बार चाहिए, मैग्नेट मटेरियल की एक कंडक्टर की बार चाहिए, हाँ, छड़, ठीक है, स्ट्रिप, जो भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मैंने अपने करंट के जो वायर्स हैं उनको टर्न कर दिया है, यहाँ पर टर्न मैंने अप्लाई कर दिए हैं और उस पर मैं एक करंट दे रहा हूँ आई। लेकिन अगर यही सोलेनॉइड मैं टोरॉइड बनाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड मतलब स्ट्रेट, जो मेरे पास क्या कहते हैं, किसी मेटल की स्ट्रिप है, किसी मेटल की बार है और उस बार के ऊपर मैंने अपना वायर्स लगा दिया और उस वायर के थ्रू
मैंने उस मैग्नेटिक सर्किट पे करंट प्रोवाइड करी। यही सेम चीज हम टोरॉइड के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टोरॉइड क्या होगा, उसको बनाने का सिंपल तरीका है कि अगर मैं इस बार को स्ट्रिप की फॉर्म में ना लेकर के उसको Circular. राउंड की फॉर्म में सर्कुलर शेप में लूं। अब अगर मैं सर्कुलर शेप में इस बार को लेता हूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्किट बनेगा, अगर इस सर्कुलर स्ट्रिप पर मैंने अपना टर्न करे कई सारे वायर्स को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक सर्किट, टोरॉइड, दैट इज नोन एज टोरॉइड। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं और अल्टीमेटली अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं कैसे इनके एसोसिएटेड पैरामीटर्स को निकाल सकता हूँ, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट टास्क है। तो मैं अब इन चीज़ों को ही आइडेंटिफाई करूँगा कि बेसिकली कैसे ये मैग्नेटिक सर्किट काम कर रहा है। नाउ, है ना, ये एक, जैसे कि ये स्ट्रिप थी, कुछ इसकी थिकनेस थी इस मेटल की स्ट्रिप की या बार की, वही मेटल की बार को मैंने क्या करा, मैंने इसकी बार को एक राउंड शेप दे दी और इनके दोनों एंड्स को जोड़ दिया, ठीक है, मेटल की बार में। अब अगर मैं यहाँ से इनपुट सर्किट से एक टर्न लगाना शुरू करता हूँ, है ना, तो ऑटोमेटिकली द टर्न्स विल बी लाइक दिस, है ना, कुछ इस शेप में हो सकते हैं, और मैं उस पूरी बार पर टर्न्स अपने वायर के लगा रहा हूं। ठीक है, और अगर इन टर्न्स पे मैं करंट प्रोवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस अरेंजमेंट विल बी नोन एज टोरॉइड। ठीक है, तो अगर मैंने करंट की डायरेक्शन इधर दी है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द अदर वायर। ठीक है, दिस इज द आई करंट। नाउ मेरे पास अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है ना। तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी लेंथ है मेरी L, ठीक है, इसकी लेंथ है मेरी L और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं N। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे दो रेडियस डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, है ना, कि अंदर वाले इसकी रेडियस कितनी है, बाहर वाले की रेडियस कितनी है, और उस पूरे रेडियस, उस पूरे इस लूप पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं। तो आई विल से आई हैव n टर्न्स of the magnetic of the wire in this particular circuit. Now अगर मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट से एसोसिएटेड क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। ये एक इंडक्टर की तरह काम करेगा और मुझे इसका इंडक्टेंस निकालना है। आप मुझे बताओ कि मैं इसका इंडक्टेंस कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ। कोई भी, कोई बताना चाहेगा मुझे? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर पहले फ्लक्स निकालेंगे। हाँ ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर है हालांकि, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक टोटल मैग्नेट फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो हमें कैसे निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हमें निकालना पड़ेगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को अगर मैं इनपुट करंट से डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसका इंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज मुझे बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैं कैसे निकाल सकता हूं सोलेनॉइड का, और फिर मैं कैसे उस पर्टिकुलर लिंकेज को पर यूनिट टर्न से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकाल लूं, और जितनी इनपुट करंट थी उस इनपुट करंट से मैं अपने फ्लक्स लिंकेज को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा,
सोलेनॉइड का इंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताओ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स है L N और मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने इसको लिखा था N इंटू डिवाइड बाई आई। अब ये जो शाई है ना, ये शाई क्या था? दिस शाई इज बेसिकली द फ्लक्स पर यूनिट टर्न, एक टर्न में कितना फ्लक्स है, और उसको हम कैलकुलेट कर रहे थे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस के साथ। क्या कोई भी एक तरीका ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि बी डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर सर्किट के अगेंस्ट? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, कोई भी स्टूडेंट जल्दी से बताए। कोई भी बताए कि हम कैसे इसको निकालेंगे। कोई आइडिया, कोई गेस कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप हल्का सा सोचोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने हाँ इसका आंसर दे दिया। सर बी हम फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी हम बायो-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे, चलो ठीक है। फिर हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना, हमें फाई मिल जाएगा। एन तो हमें पता है ही, आई हमें पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसमें ना एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी कंडक्टिंग मीडियम में सबसे ज्यादा होगी। कंडक्टिंग मीडियम बार जिसके ऊपर मैंने वायर मैंने लगाए हैं, टर्न्स मैंने अप्लाई करे हैं। नाउ सी, अगर किसी भी तरीके से मैं इस बार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई कर लूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा शाई निकालना, फ्लक्स निकालना। अब कैसे करेंगे? उसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए दो रूल्स ही पढ़े हैं अब तक। एक पढ़ा है बायो-सेवर्ट लॉ, दूसरा पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर आपको हल्का सा याद हो, अगर ये एक टर्न है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, मुझे इसके सेंटर पर फील्ड निकालनी है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? या फिर अगर मेरे पास एक करंट है ऐसे और मैंने यहां पर एक टर्न एज्यूम करा और ये करंट मुझे गिवन है, तो क्या मैं फील्ड निकाल सकता हूं? देखो, अगर मैं इस तरीके को फॉलो करूंगा तो आपको देखने में लगेगा कि ये क्या है, ये एक एम्पियर सर्किटल लॉ है। एक करंट कैरिंग वायर और उस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैंने एक इमेजिनरी लूप लिया, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट लॉ के बाद जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तो एम्पीरियन लूप की बात करी थी। एम्पीरियन लूप वो लूप कंसिडर करते हैं, इमेजिनरी लूप, जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर सकते हैं। नाउ सी, अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है, बार है ना, और मेरे पास ये, मैं मान के चल रहा हूं कि इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक, और मैंने इस पूरी बार पर मैंने खूब सारे टर्न्स लगा रखे हैं, ठीक है। अभी आप एज्यूम कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ रफ, क्योंकि इट विल टेक टाइम, ठीक। ये आई करंट इधर से अंदर जा रही है और इधर से बाहर निकल रही है। नाउ सी, अगर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मुझसे ये कहा जाए कि ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो बहुत स्मॉल है, सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। नाउ अगर दिस इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स आई कैन से कि ये सारे टर्न्स एडजेसेंट हैं टू ईच अदर, है ना, ईच टर्न इज एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना, एवरी टर्न इज एडजेसेंट यानी नियर बाय
टू ईच अदर। अगर ये टर्न एक ये आ रहा है ना, दूसरा वाला टर्न कुछ ऐसा है, दूसरा वाला टर्न फिर कुछ ऐसा है, दूसरा वाला टर्न फिर कुछ ऐसा है, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत कम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये टर्न्स ऑलमोस्ट सेम है? अगर ये टर्न सेम है तो क्या इसके अंदर कोई एक ऐसा रीजन होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी? मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, अगर मैं बायो सेवर्ट की बात करूं तो किस पे डिपेंड करती है? IdL/r²। करंट पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, और उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। नाउ I/dl यानी करंट एलिमेंट तो सेम है मेरा, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा। करंट एलिमेंट मतलब एक टर्न वो सेम है, और सारे टर्न सेम ही रेडियस के हैं, सेम ही लेंथ के हैं, ठीक है। जब ये सेम है तो दूसरा पॉइंट क्या बचा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है? R। यानी अगर मैं इस पूरे टर्न के हिसाब से, इस पूरे टर्न के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करूं जहां पर उस टर्न से, उस टर्न के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी। नाउ इमेजिन, अगर मैं एक आप एज्यूम कर सकते हो, एक आपने पेन लिया है ना, पेन एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक मेटल का बार आप एज्यूम कर लो, पेन, ठीक है, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर एक कॉपर का वायर लपेट लिया, कोई भी वायर, कोई भी धागा लपेट लो आप, फॉर एग्जांपल इमेजिन करना है आपको केवल, ठीक है। नाउ आपके एक सिरे से उसके अंदर करंट जा रही है, दूसरे वाले वायर से करंट बाहर निकल रही है। अगर आप इस पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पेन, यानी जो भी आपने बार, जो भी आपने पेन ले रखा है हाथ में, उसको एज्यूम करोगे, तो आप ये देख सकते हो कि वो जो एक टर्न है वो एक इंडिविजुअल करंट लूप की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक ये करंट यहां जा रही है और ये करंट यहां तक आ रही है वापस, फिर दूसरा टर्न शुरू हो रहा है ना, फिर तीसरा टर्न शुरू हो रहा है, और ये बहुत पास है आपस में। तो जब ऐसा है तो आप इस पूरे टर्न को, मैं दोबारा बना दे रहा हूं, ठीक है, ग्रीन कलर से बनाता हूं, लाइट इजीली दिखेगा। देखो यहां से लेकर के इस पूरे एक टर्न को, हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, है ना, दे आर सेपरेटेड, बट चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है, आप एज्यूम कर सकते हो इसको एक टर्न की तरह। और जब ये एक टर्न बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पूरे टर्न, यानी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ये है ना। अब अगर आपको इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से डिस्टेंस सेम करनी है, तो वो डिस्टेंस सेम कब होगी? जब आप इसके सेंटर की बात करोगे, और ये सेंटर यानी इस पूरे सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस चेक करोगे आप, इट विल ऑलवेज बी R। और जब ये R रहेगी, सेम रहेगी, तो करंट का एलिमेंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यानी उन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊं, है ना, ये बनाऊं एक लाइन, ठीक है, तो ये एक ऐसा रीजन होगा, ये एक एम्पीरियल लूप बनेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, ठीक है। ये एक एम्पीरियन लूप बोला जाएगा, और उस पूरे एम्पीरियन लूप के अंदर, उस पूरे एम्पीरियन लूप के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, दैट विल बी कांस्टेंट। नाउ अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट आ रही है ना, यानी यहाँ पर बी कांस्टेंट है, ठीक, तो क्या मैं इसके अलोंग बी निकाल सकता हूँ कि मेरा बी कितना होगा? आई कैन इजीली कैलकुलेट दैट, है ना। मेरे पास अगर मैं एक टर्न से, एक सिंगल टर्न के सेंटर पर क्या निकालना चाहूँ, फील्ड निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालेंगे? H.dl इक्वल्स टू I एनक्लोज, यही तो होता है राउंड क्लोज लूप। अब मेरा करंट का वायर है ये, है ना, और एम्पीरियन लूप बन रहा है मेरा इनफाइनाइट रेडियस का एक क्या सर्किल। इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल मतलब एक लाइन, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल, ठीक है। यानी अगर ये जो मैंने अभी बार बनाया है, ये इधर भी एक्सटेंडेड है और उधर भी एक्सटेंडेड है, दोनों तरफ एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी की तरफ, इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल,
बन जाएगा, है ना। ऐसे केस में मुझे ये निकालनी है, डीएल और एच निकालना है। तो एच तो कांस्टेंट है, एच को ले लो बाहर, है ना। डीएल कितना होगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है एल, ये नंबर ऑफ टर्न्स है एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, डीएल की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट लॉन्ग एल व्हेन एल इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये आई के बराबर होगा, आई एनक्लोज के बराबर होगा। अब एक टर्न से करंट फ्लो हो रही है आई, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है ना। इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, सब में आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी, एन टाइम्स आई, है ना। जल्दी बताओ, हाँ या ना। यस सर। तो अगर मुझे यहाँ से h निकालना हो तो h की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, n टाइम्स i डिवाइड बाई l, कीपिंग इन माइंड कि ये मेरा जो l है ये लेंथ है और दिस l इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इसको कैपिटल L ना लेकर के स्मॉल l ले लो, क्योंकि l से इंडक्टर भी हम बना रहे हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन होगी कि ये l स्टैंड्स फॉर इंडक्टर है या l मेरा क्या है, लेंथ है ना। लिमिट l टेंड्स टू keeping in mind that this is L tends to infinity. Now अगर मैंने H निकाल लिया तो क्या मुझे B निकाल सकता हूँ। अगर मुझे H पता है तो B की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स H, यानी म्यू एन आई डिवाइड बाई एल, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फ्लक्स लिंकेज फाई, शाई, ठीक है। और शाई क्या होगा मेरा, B डॉट डी एस अलॉन्ग द सरफेस एरिया। नाउ सी, अगर मुझे B पता है, B तो ये है, तो मुझे क्या चीज चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगा S। नाउ व्हाट इज S, S इज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या होगा, अगर मैं आपको ये वाला फिगर दिखाऊं, अभी मैंने जो बनाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाया था क्या, ये मेरी फ्लक्स फील्ड कहाँ से निकल रही है, सारी सारी फील्ड निकल रही है मेरी इधर से और इधर से, यहाँ से आ रही है, इधर से निकल रही है और इधर से एंटर हो रही है। तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो तो फाई डॉट बी एस कहाँ से निकलेगा, वो तो यही निकलेगा ना, केवल इसका सरफेस एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये मेरे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बार मैंने एज्यूम करी थी, एक पेन लिया था मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, पेन यूजुअली गोल होता है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा, इस पेन की रेडियस कितनी है, इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये वाली रेडियस है r, तो पाई आर स्क्वायर विल बी एस, ठीक है। एंड दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, डू नॉट डिपेंड ऑन दी कोऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस देखूं इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे, तो बी तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लूप, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया है मेरा सपोज S या A, जो भी आप मानो, ठीक है। तो मेरा B कितना है, म्यू टाइम्स N टाइम्स I डिवाइड बाई L इनटू सरफेस एरिया यानी S, दैट विल बी दी फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स लिंकेज मुझे निकालना है, फ्लक्स लिंकेज कितना होता है, N शाई टोटल फ्लक्स लिंकेज फॉर दिस मैग्नेटिक सर्किट, वो कितना होगा, वो होगा N शाई, है ना। यानी मैं एक n से मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, म्यू n आई एस डिवाइड बाई l की, तो n इंटू n दैट विल बी n स्क्वायर म्यू आई एस अपॉन l। और अगर मुझे इसका इंडक्टेंस निकालना हो तो इंडक्टेंस कितना होगा, वो एक इंडक्टर बनना है जिसका इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस इज गिवन बाय n शाई डिवाइड बाई आई। n कितना है,
हेंस आई हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यानी ये न्यू टाइम्स एन स्क्वायर आई एस अपॉन एल डिवाइड बाई करंट। तो इस करंट से ये वाला आई कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा मेरा एल बचा कितना न्यू एन स्क्वायर एस अपॉन एल। यहां पर मेरा जो एल है स्मॉल एल दैट इज दी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये एल क्या है मेरा, दिस इज द इंडक्टेंस, दिस एन स्टैंड्स फॉर turns, total number of turns of the solenoid. This S is the cross sectional area of the bar. And this mu is, you know that it is permeability of the medium. Permeability of the बार, परमिएबिलिटी ऑफ द बार, बार जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल की परमिएबिलिटी मुझे आइडेंटिफाई करनी है। नाउ अगर मैं इसको एज ए लिमिटिंग केस, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे पास हर बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही बार मैग्नेट मिले, देयर मे बी चांसेस कि वो जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट जो है वो मेरे को ये जो बार मिले जिसके ऊपर मैं टर्न्स अप्लाई कर रहा हूँ वो बार जो है वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की हो, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की हो या किसी और शेप के एरिया की हो। ऐसे केस में उसका जो स्ट्रक्चर है वो लूप का चेंज हो जाएगा, है ना। बट एज अ लिमिटिंग केस अगर मैं इन नंबर ऑफ टर्न्स के बीच की स्पेसिंग को बहुत कम कर दूंगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल लूप्स मेरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बोले जाएंगे और उनके सेंटर पर हमेशा फील्ड सेम रहेगी, ठीक है। यानी उस बार मैग्नेट चाहे वो किसी भी क्रॉस सेक्शन के एरिया की हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर की है, चाहे वो स्क्वायर की है, या चाहे वो ट्रायंगुलर की है, ट्रायंगुलर तो नहीं, चाहे वो रेक्टेंगुलर की है बेसिकली, है ना, किसी भी शेप की है यूजुअली, अगर मैं इसको उसके सेंटर पर देखूंगा तो उसके सेंटर पर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। और उस सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड सेम होने की वजह से ही जो मैं ये B निकालूंगा, दैट B इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द बार, दैट S इज ऑलवेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर का है तो स्क्वायर का लगेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का लगेगा, और रेक्टेंगुलर का है तो रेक्टेंगुलर का लगेगा, किसी का भी हो। ये जो S है दैट S इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कुछ भी करूं, कैसी भी बार लूं, सर्कुलर की है चाहे स्क्वायर की है, इट वोंट डिपेंड, द S विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, ठीक है। ये मेरा आ गया सोलेनॉइड का इंडक्टेंस। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और टोरॉइड के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू। नाउ सी, अगर मेरे पास टोरॉइड्स हैं तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा टोरॉइड जो मेरा बन रहा है, जो मेरा सर्कुलर शेप के ऊपर मैंने टर्न्स अप्लाई करे हैं, ठीक है। अगर इसको देखूं ध्यान से तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, है ना। अगर मैं इसके बिल्कुल इसकी जो बार थी, है ना, जो बार थी जिसके ऊपर मैंने टर्न्स अप्लाई करे हैं, ठीक है, थोड़ा शेप सही नहीं बना, वहाँ पिछले वाले सर्किट में बना दिया था मैंने, चलो दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने लगा रखा है, ठीक, टर्न्स के ऊपर। इसकी इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B, ठीक है, और इसके सेंटर पर मुझे वो निकालना है फील्ड। तो आप ध्यान से देखो, अगर एक इसके बिल्कुल सेंटर पर मैं देखूंगा, इस टोरॉइडल बार के बिल्कुल सेंटर पर अगर मैं देखूं
है ना। तो यहाँ पर मेरा जो फील्ड है वो सेम रहेगी, क्योंकि उन पर्टिकुलर पॉइंट, सेंटर वाले पॉइंट से इन लूप्स की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगी, दैट विल बी आर, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास n है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट द इंडक्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर केस एज वेल। ठीक है, एज अ होमवर्क मैं आपको ये चीज दूंगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अल्टीमेटली आपको सबसे पहले निकालना है इसके लिए h की वैल्यू क्या आएगी टोरॉइड के लिए। ठीक है, ठीक है, h की वैल्यू क्या आएगी। जब आप h निकालोगे तो आप निकालोगे b, जब आप b निकालोगे तो आप निकालोगे शाई इक्वल्स टू b डॉट ds से आपका क्या आ जाएगा, शाई आ जाएगा। ठीक है, और जब शाई आ गया तो आप n यानी नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। ठीक है, कितना फ्लक्स लिंकेज है, टोटल फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक उससे उस पूरे मैग्नेटिक सर्किट से हो रहा है, और फिर आप निकालोगे L जो कि n शाई डिवाइड बाई आई है। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा टोरॉइड का। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा सरफेस एरिया आएगा वो आएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप सर्कुलर का एज्यूम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस चीज से आप क्या निकालोगे, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो फील्ड निकालोगे, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, फिर फ्लक्स लिंकेज नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई करके, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस फॉर द टोरॉइड। ठीक है, ये चीज निकाल करके आप मुझे इसका एक्सप्रेशन भेजोगे कि बेसिकली किस तरीके से हम लोग उसका किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का, खासतौर से टोरॉइड का या सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर उस पैरामीटर को निकालने के बाद कैसे हम रिमेनिंग कैलकुलेशन मैग्नेटिक सर्किट की, कि उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी है, उस पर्टिकुलर सर्किट में अगर मैं इतनी एनर्जी स्टोर करना चाहूँ तो कितनी इनपुट करंट मेरे को लगानी होगी, है ना। या अगर मैं एक मैग्नेटिक सर्किट के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ तो बेसिकली उसका इंडक्टेंस कितना होगा, या अगर मैं एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ तो उसके इतनी एनर्जी स्टोर करनी है तो कितना इंडक्टेंस होना चाहिए, क्या इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न से बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो इंडक्टेंस पे या मैग्नेटिक एनर्जी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, एंड सो ऑन। से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ करने के बाद। तो आपका अभी फिलहाल के लिए टारगेट क्या है, जैसे मैंने इस वाले सर्किट के लिए, टोरॉइड के लिए आपको ये डिफाइन करके बताया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको मुझे टोरॉइड के लिए, मैग्नेटिक सर्किट टोरॉइड के लिए इंडक्टेंस आइडेंटिफाई करना है, और उस इंडक्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल डू द रिमेनिंग कैलकुलेशंस, कि अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा या l की वैल्यू बढ़ाऊंगा या मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे रिमेनिंग मैग्नेटिक एनर्जी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।